रास्ते पर पहाड़ टूटने से मुसाफिरों की मुश्किल बढ़ गई है। दोनों तरफ गाड़ियां फंस गई हैं। अब फंसे हुए मुसाफिरों को पहाड़ का मलबा हटने का इंतजार करना पड़ रहा है। मोबाइल कैमरे से कैद ये तस्वीरें जिसमें धीरे धीरे करके ये पूरा पहाड़ लगभग दरकने लगा और उसके बाद एकाएक भरभरा कर नीचे नेशनल हाईवे पर आ गिरा। ये सड़क नेशनल हाईवे है जो कि शिमला को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है और ऐसे में पहाड़ का दरकना यहां पर ट्रैफिक मूवमेंट को पूरी तरीके से ठप कर चुका है। कुछ लोग वहां पर पहाड़ दरकना देख रहे थे, लेकिन जल्द उन्हें समझ में आ गया कि वहां रहना सुरक्षित नहीं है। अचानक ये मलबा भरभरा कर नीचे आ गिरता है और पूरी तरीके से ये हाईवे ठप। मंजीत सहगल मेरे साथ जुड़ गए। मंजीत, वाकई तस्वीरें डराती हैं और नेशनल हाईवे कब तक शुरू हो पाएगा, ये भी एक लंबा इंतजार होगा। ये बिल्कुल देखा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये तस्वीरें बेहद डरावनी है। किस तरह से पूरा का पूरा पहाड़ खिसक कर सड़क पर आ गया। गनीमत ये है कि उस वक्त सड़क से कोई भी वाहन नहीं गुजर रहा था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये जो हाईवे है अवरुद्ध हो गया है और कोशिश की जा रही है इसको दोनों तरफ से खोलने की, लेकिन अभी भी भरभराकर चट्टानें गिर रही हैं। कुछ बड़ी चट्टानें भी इस मलबे के नीचे दबी हुई है, तो मलबे को हटाने का काम दोनों तरफ से जारी है। लेकिन इस बीच में सड़क के दोनों तरफ लंबा चौड़ा जाम लग गया है और लोगों को वहां से गुजरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि शाम तक इस सड़क को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो सड़क है वो अवरुद्ध है और पत्थर गिरना अभी भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपको। मंजीत सहगल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे किस तरीके से प्रशासन लगा हुआ है कि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे को खोला जा सके। लेकिन तस्वीरें बेहद डराने वाली, अक्सर पहाड़ों में इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन शिमला की ये तस्वीर दरअसल हैरान और परेशान करती है कि क्या वाकई इस तरह की घटनाएं अगर होती रहीं तो जान माल दोनों का नुकसान काफी हद तक हो सकता है। झारखंड की बात करेंगे, जहां पर धर्म के नाम पर सियासत का खेल शुरू हो चुका है। विधानसभा में नमाज के लिए अलग से कमरा दिए जाने पर बीजेपी ने विधानसभा में मंदिर की मांग कर दी। विधानसभा में आज बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने भजन कीर्तन किया। उन्होंने कहा कि जब नमाज के लिए अलग कमरा दिया जा सकता है तो भजन कीर्तन के लिए क्यों नहीं, क्यों एक विशेष समुदाय को ही कमरा दिया जाएगा। इसे लेकर मंदिर प्रशासन ने हंगामा किया। यहाँ पे नारायण दास देवघर के विधायक हैं, बिल्कुल जो है पंडित के भेष में है और ये इन्होंने नृत्य भी शुरू कर दिया है। हरे कृष्णा हरे रामा ये लगातार जो है रिसाइट कर रहे हैं तमाम विधायक। और यहाँ पे देखिए सबने जो है टीका लगाया हुआ है, सब जो है सबके हाथ में बैनर है, ढोल मंजीरा सब कुछ लेकर ये जो है यहाँ पे भजन कर रहे हैं। देखिए जो है मंजीरा है, झाल है और लगातार जो है यहाँ पे भजन हो रहा है। देखिए हरे कृष्णा हरे रामा लगातार पहली बार हो रहा है संभवतः इस तरह से जब से झारखंड का गठन हुआ है। झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है इस तरह का भजन। हालांकि इसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन एक कमरा जो आवंटित किया गया नमाज पढ़ने के लिए, उस नोटिफिकेशन के बाद ये लगातार बीजेपी का तेवर जो है गर्म है। देख रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ हरि बोल हर हर महादेव जैसे नारे लगाए जा रहे हैं और सब घूम रहे हैं, झाल बजा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं भानु प्रताप शाही हैं, वो भी हैं। बाकी लोग जो है देखिए बिल्कुल मूड में एकदम जो है ऐसा लग रहा है कि कहीं मंदिर में बैठे हुए हों। हालांकि ये लोकतंत्र के मंदिर में है, तो इनका कहना है कि लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखना है। तो इस डिसीजन को जो उन्होंने डिसीजन लिया है उसको वापस करना होगा, उसके बाद ही जो है यहाँ पे वो लोग इनका जो आंदोलन है वो खत्म होगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक। झारखंड विधानसभा में नमाज और पूजा को लेकर सियासी खेल शुरू हो चुका है। दोनों दल अपनी दलीलों के साथ धन कर रहे हैं। पिछले दिनों माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस्लाम धर्मावलंबियों के लिए नमाज पढ़ने के लिए कमरा अलॉटमेंट किया।
तो जब उन्होंने कमरा अलॉटमेंट किया तो हिंदुओं ने क्या कसूर किया था? जो सरना धर्मावलंबी है, धर्मावलंबी, उन्होंने क्या कसूर किया था? मेरा सीधा सीधा आग्रह है कि आप इसको रद्द कर दीजिए, अन्यथा हमें भी हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए, हरे राम हरे कृष्णा करने के लिए कमरा या बड़ा हॉल का अलॉटमेंट करिए। अगर आप उनका रद्द नहीं करते तो मुझे भी दीजिए, ये अन्याय है। सभी लोगों को लोकतंत्र की आस्था और गरिमा को ध्यान में रख के काम करना चाहिए और धार्मिक उन्माद पैदा करना लोकतंत्र के विरुद्ध है। हम सभी लोग धार्मिक सद्भाव और प्रेम और सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, यही लोकतंत्र है। तो इसमें सभी लोगों को आजादी है, इसलिए वो उनका जो प्रस्तुत करने का तरीका है वो अपना प्रस्तुत करें और जो दूसरे लोगों को प्रस्तुत करना है वो दूसरे लोग प्रस्तुत करें, लेकिन लोकतंत्र की गरिमा बहाल रहे, ये बड़ी जरूरी चीज है। विधानसभा का रंगत भी बदल दिया है। जिनको चलाने की जिम्मेदारी है उन्होंने विधानसभा का रंगत बदल दिया है और अब यही सब चलने वाला है यहाँ विधानसभा के अंदर। अरे मंदिर में भजन कीर्तन नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा? लोकतंत्र के मंदिर में अगर किसी विशेष समुदाय को, जिसको आप कहते हैं, अगर नमाज पढ़ने के लिए दिया जा सकता है तो प्रश्न उनसे है। बहुसंख्यक के लोग भी अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 बजाने से क्या हो जाएगा? लेकिन आने वाले दिन में जनता इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी, बिल्कुल माफ नहीं करेगी। मंदिर की मांग जायज है या नाजायज? मंदिर कहाँ बन रहा है? ये विधानसभा में मंदिर की बात होती है क्या? नमाज और प्रार्थना ये अलग बात है, मंदिर मस्जिद अलग बात है। इनको ज्ञान नहीं है इनका, जब ये लोग बहुत बुरी तरह से हारा है अभी, और आने वाले दिन में हमको लगता है भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा। ये आज देखिए महंगाई चरम पर है, युवा हमारा बेरोजगार है, युवाओं को रोजगार चाहिए, किसान मर रहा है केवल मुद्दा भटकाने के लिए। तो लोग इतना बेवकूफ नहीं है, मूर्ख नहीं है, आने वाले दिन में इसका हिसाब हम लोग करेंगे अच्छी तरीके। वहीं नीट की परीक्षा में धांधली पर एनएसयूआई सड़क पर आ गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। छात्र यूनियन का दावा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रधान के घर के बाहर की तस्वीरें जहां पर छात्रों ने प्रदर्शन किया, नौबत हाथापाई तक आ गई, पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। दरअसल ये पूरा विवाद नीट में धांधली को लेकर है। किसान आंदोलन पर कांग्रेस और बीजेपी की सियासी जंग से किसानों की महापंचायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं और झूठी तस्वीरों से अपनी राजनीति की दुकान चमकाना चाहते हैं। अब से कुछ ही देर पहले संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति में भ्रम है। उन्होंने पुरानी तस्वीर ट्वीट की है और ये भ्रम फैलाया है। राहुल गांधी जी यूं तो जमीन पर उतरकर राजनीति करते नहीं हैं, किंतु ट्विटर पे सक्रिय रूप से भ्रम की राजनीति करते रहते हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट करके एक पुराने फोटो को आज का फोटो दिखाने का कोशिश किया है। किसान आंदोलन के एक पुराने तस्वीर को रख करके उन्होंने उसे वर्तमान के तस्वीर के रूप में दिखाया है। और ये मेरे लिए कहना अनुचित नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राहुल गांधी भली भांति जानते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी जो पूर्व में उनके अध्यक्षता के अंतर्गत काम करती थी, आज अध्यक्ष विहीन है। कांग्रेस पार्टी असमर्थ है जमीन पर किसी भी विषय को उठाने के लिए, और इसी कारण से कभी सोनिया जी वर्चुअल मीटिंग करती है सभी पार्टियों के साथ, तो कभी राहुल गांधी भ्रम की राजनीति के माध्यम से, झूठे फोटो के माध्यम से राजनीति करने का प्रयास करते हैं। अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो राहुल गांधी हैज बिकम द पॉलिटिकल कुकू ऑफ द प्रेजेंट डे इंडियन पॉलिटिक्स।
कुकू चिड़िया जो होती है वो कभी भी मेहनत नहीं करती है, वो कभी भी अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है। दूसरों के घोंसले में आनंद की अनुभूति करने की चेष्टा, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल कुकू ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। कहीं ना कहीं अपने संगठन को आगे नहीं बढ़ाना, अपने संगठन को अध्यक्ष विहीन रखना, अपने परिश्रम नहीं करना और दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का प्रयास करना, यह राहुल गांधी जी की आदत बन चुका है। वहीं यूपी में महापंचायत में किसान संगठन एक दिन पहले खूब गरजे और बरसे, सरकार और सीएम तक को खबरदार किया और आज बीजेपी ने जवाब का मोर्चा खोल दिया है। भीड़ तंत्र ही लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है। तो भीड़ इकट्ठा हुई, एक कोच पे इतने लोग एक जगह इकट्ठा होना है, वही सरकार को मैसेज है। क्योंकि ये समझ लेना चाहिए कि जनता आपसे नाराज है, तो आप अपने जो कार्यकलाप है उसमें सुधार करो। ऐसा लगता है कि अब तो राजनीतिक महापंचायत होगी, किसान महापंचायत तो रही नहीं। किसान के मुद्दे तो कल कम ही दिखाई दिए, वहाँ ज्यादा बातें राजनीतिक हुई हैं। अलग अलग पार्टियों से लोग आए हुए थे, सभी बसों पे अलग अलग पार्टियों के झंडे थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि किसान के कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक लोगों के द्वारा। बाकी उनकी इच्छा है, सबको पता है, पूरे देश को पता है कि लाल किले पे कौन लेके गया था, उस पर मुझे कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। आंदोलन चल रहा, क्या देश का किसान कोई इतना निठल्ला और वो हो गया है कि वो अपने कानून जो देश सरकार ने बनाए उनके लिए 3-3 महीने से भी ज्यादा हो गए, 9-9 महीने यहाँ पे हो गए और वो आंदोलन करता रहेगा? क्या देश में आज़ादी में के टाइम पे, जब देश आज़ाद हो चुका है, आज़ाद देश में किसी को 1 साल तक आंदोलन करने पड़ेंगे? सरकार इतने बेलगाम हो जाएगी कि उनकी बात को सुना नहीं जाएगा। बाकी सबके साथ मिलकर देश आगे बढ़ सका। जब सब देश के लोग समृद्ध होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। और छोटे किसान की बहुत दिक्कत है, उसके पास अपनी खेती करने के लिए कोई मुनाफा नहीं है, वो घाटे में ही चलता बेचारा। और हमेशा इसी चीज के ऊपर ध्यान दिया है और ये कृषि कानून भी इसी के ऊपर है। बंगाल में आज सियासी हलचल का दिन है। दिल्ली में ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी से ईडी घंटों से सवाल कर रही है, तो उधर कोलकाता की कोर्ट से शुभेंदु अधिकारी को कानूनी राहत मिल गई है। दोनों दल बयान और आरोपों के मोर्चे पर तैनात हो गए। कोयला घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक बैनर्जी से पूछताछ। कल कोलकाता से दिल्ली पहुंचे थे वो और आज पूछताछ का लंबा दौर चला। समन उन्हें भेजा गया था दरअसल। না সে ফাঁসি হবে কি জেল হবে আমরা ঠিক করব না। আজ তার সম্বন্ধে কমপ্লেন এসছে, তার চেলা চামুন্ডারা ধরা পড়েছে, তারা নাম বলেছে, ইডি ডেকেছে। যদি আপনার দোষ না থাকে আপনি কাগজপত্র দিন, কথা বলুন। हजार हजार लोग के इंटरोगेट করছে कि अभिषेक बनर्जी हों या विपक्ष के जितने भी नेताओं के खिलाफ ये जो ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं वो भ्रष्टाचार को लेकर नहीं है, वो तो राजनीतिक तौर पर ये सारा काम हो रहा है। क्योंकि विपक्ष को कमज़ोर करना है, विपक्ष की आवाज़ को दबाना है और लोगों को ये दिखाना है कि इन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो राजनीति से प्रेरित है और ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है केंद्र में तब से ये काम शुरू हुआ है। दाल में कुछ काला है इसलिए वो बोल रहा है, भाजपा के ऊपर आरोप कर रहा है। तो तुम्हारा पास इतना प्रमाण है, तो सबूत है, तो पकड़ कीजिए पहले ही। तो क्यों नहीं कर रहा है? तो ब्लैकमेलिंग के लिए अब पॉलिटिक्स कर रहा है क्या? वो पब्लिक का बारे में जहां क्षति हो रहा है, तो भाजपा के बारे में कई मिनिस्ट्री के पास तुम्हारा खिलाफ कोई चीज है तो पकड़ कर दो, तुम्हारा अच्छा होगा। तो ये हिम्मत क्यों नहीं हो रहा है? बहुत मुमकिन है कि ईडी बहुत सारे सही मामलात पे मुकदमे चलाती हो, लोगों को गिरफ्तार करती हो, लेकिन जिस तरह विपक्ष के नेताओं पर जबरदस्ती ईडी का इस्तेमाल ये सरकार कर रही है, उससे शक और शुबा पैदा हो जाता है। जो सच है उस पर भी लोग यकीन करने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि बंगाल की सरकार को
प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने गले से उतार नहीं पा रहे। तालिबान अपने मुल्क अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा है, लेकिन इस आतंकी संगठन पर भारत में जुबाने तलवार की तरह तीखे बयान दे रही है। ताजा मामला जावेद अख्तर का है, जिन्होंने तालिबान की तुलना संघ, वीएचपी, बजरंग दल से करके विवादों के शोले भड़का दिए। अब शिवसेना भी संघ के नाम पर जावेद अख्तर से अलग खड़ी हो गई। अपनी कलम से कालजोई फिल्मी डायलॉग लिखने वाले जावेद अख्तर की जुबान से तालिबान की तुलना वाली परिभाषा निकली तो हंगामा मच गया। इस शोर को सुनिए, ये जावेद अख्तर के खिलाफ है। इन तख्तियों को देखिए, ये जावेद अख्तर के विरोध में है। जावेद अख्तर ने एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में जावेद अख्तर ने कहा था कि तालिबान बर्बर है, उसकी हरकतें निंदनीय हैं, लेकिन आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल का समर्थन करने वाले सभी एक जैसे हैं। इस बयान के बाद ही जावेद अख्तर के घर के बाहर हंगामा मच गया। जावेद अख्तर के जुहू वाले घर के बाहर नारेबाजी शुरू हुई। बीजेपी विधायक राम कदम के घर के बाहर भी जबरदस्त हंगामा मचा। बीजेपी एमएलए राम कदम इस वक्त जावेद अख्तर का पोस्टर लेते हुए अपने घाटकोपर के घर से बाहर निकले हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जावेद अख्तर प्रोटेस्टर्स के साथ मौजूद है, पुलिस का भारी बंदोबस्त। और ये देखिए जावेद अख्तर का एक पुतला यहाँ पर देखिए, एक आपको देख पाएंगे कि जी बिल्कुल आप देख पाते दृश्य में इधर जूता मारा जा रहा है महिला बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से पुतले को, और पुलिस उस जावेद अख्तर के पुतले को छीन कर लेकर जाना चाह रही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो दृश्य साफ तौर पर बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिल रही है। एक पुतला बनाया गया है, उस पुतले पर जावेद अख्तर का फोटो लगाया गया है और जावेद अख्तर के फोटो को मुंह पर कालक फोटी गई है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पुलिस उस पुतले को इस वक्त गाड़ी में ले जाते हुए दिख रही है। पहले भी एक पुतला जो है जावेद अख्तर का वो सीज किया गया था, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दूसरा पुतला बनाया जिसे कालक पोती गई और उसके बाद पुलिस ने उसे सीज। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि जावेद अख्तर ने लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया। उस बयान के खिलाफ न केवल देश में बल्कि समूचे विश्व में जो भी संघ परिवार की विचारधारा पर, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनकी विचारधारा पर श्रद्धा आस्था रखता है, उनको उन्होंने दुखी किया है और उनका सबका आक्रोश आज आप यहाँ पर देख रहे हो। बीजेपी ने खुली धमकी दी है कि अगर जावेद अख्तर माफी नहीं मांगेंगे तो उनकी या उनके परिवार से जुड़े किसी भी सदस्य की कोई फिल्म नहीं चलने दी जाएगी। इतना ही शौक है तो जावेद अख्तर जी एक बार अफगानिस्तान जाकर के देखें कि तालिबान क्या होता है, और एक दिन संघ की शाखा में आकर के देखिए कि आरएसएस क्या होता है। इसके लिए जावेद अख्तर जी को अपना बयान माफी मांगते हुए वापस लेना होगा। जब तक यह बयान वे वापस नहीं लेते, उनके परिवार की कोई फिल्म न केवल भारतवर्ष में, मां भारती के मुल्क में, बल्कि समूचे विश्व में जो लोग संघ तथा संघ परिवार से जुड़े हैं, वे कोई भी लोग यह फिल्म चलने नहीं देंगे। इनको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं जानते हैं। मैं स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अंदर काम किया। घोर राष्ट्रवादी जो देश के हित में जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं, वह इन सब संगठनों के कार्यकर्ता हैं। इस प्रकार से जो बदनाम करने के लिए तमाम सारे बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं, वो अपनी मर्यादा में रहें, यही उनके लिए अच्छा। इधर बीजेपी गुस्से से उबल रही थी, उधर विश्व हिंदू परिषद ने भी जावेद अख्तर के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद कर दी थी, ये कहकर कि अपरोक्ष रूप से एक गैंग तालिबान का समर्थक बन रहा है। जिस तालिबान ने
महिलाओं पर शिकंजा कसा हो, जिस तालिबान ने देश के अपने ही लोगों के ऊपर अतिक्रमण आक्रमण किए हों, जिस तालिबान ने इस्लाम के इतर लोगों को तो बख्शा ही नहीं, लेकिन इस्लाम के मानने वालों को भी मारा हो, उस इस्लाम के बारे में इतनी पैरोकारी करने की क्या जरूरत है? मैं कहता हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भारत के अंदर कोई एक बड़ा गैंग ऐसा सक्रिय हो गया है जो कि कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष तालिबान का समर्थक बन रहा है। अब जावेद अख्तर के बयान पर जोरदार सियासत हो रही है। तालिबान चाहते हैं कि शरीयत की हुकूमत हो। आरएसएस वीएचपी के बहुत नेता बयानात देते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो दोनों में फर्क क्या है, इसका फैसला जनता करे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हमारा मानना है ये देश सेकुलर देश है, ये देश लोकतंत्र में यकीन रखता है। किसी की इस तरीके की कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। तालिबान की तुलना करके विवाद पैदा कर देने वाले जावेद अख्तर न पहले आदमी हैं और जाहिर तौर पर न आखिरी होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में भले ही तालिबान के नाम का खौफ हो, मगर हिंदुस्तान में तालिबान के नाम पर बेहिसाब राजनीति है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। जावेद अख्तर से पहले भी तालिबान के लिए जुबानी बयान में भरपूर हमदर्दी दिखाई गई। सारे दलों में जैसे होड़ लग गई कि कैसे उनकी सियासत में तालिबान का एंगल जरूर हो, चाहे वो बीजेपी हो या फिर ओवैसी। अब जावेद अख्तर का बयान ये सोचने का मौका दे सकता है कि आखिर तालिबान भारतीय राजनीति में कैसे मुद्दा बनता चला गया। अफगानिस्तान में तालिबान की दहशत है और हिंदुस्तान में तालिबान के नाम पर सियासत। अफगानिस्तान में तालिबान ने लोगों को बेबस बेचारा बनाया हुआ है और हिंदुस्तान में सियासत के महारथियों के लिए तालिबान राजनीति का मुद्दा है। तो जावेद अख्तर जो बोल गए उससे पहले ही वैसा ही, बल्कि उससे भी सख्त लहजा आरजेडी वाले जगदानंद सिंह का रहा है। सुना तो होगा ही, नहीं सुना तो फिर से सुनिए। सितंबर की 1 तारीख का बयान था ये। नाम नहीं है, एक संस्कृति है अफगानिस्तान की, और भारत में ये आरएसएस तालिबानी ही है, ये और कुछ नहीं है। गाड़ी काटता है, मारता है इंसान को, सब्जी बेचने वाले को, चूड़ी बेचने वाले को, पंचस काटने वाले को, किसी तरह जीव को पालन करने वाले को मारता है। जगदानंद ने ये बयान मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में पिटाई की तस्वीरें सामने आने के बाद दिया था। देखी तो आपने भी थी। इंदौर में चूड़ी वाले तस्लीम की पिटाई, उज्जैन में कबाड़ी वाले को जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने वाली तस्वीरें। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने मार खाते इन लोगों का कनेक्शन तालिबान से बताया था। सिमियों और चाहे तालिबानी सोचो, मध्य प्रदेश में जो सक्रिय होगा वो कुचल दिया जाएगा। चाहे वो पाकिस्तान जिंदाबाद का आएगा, चाहे पाकिस्तान से कनेक्शन का आएगा, चाहे तालिबानी संस्कृति का आएगा, मध्य प्रदेश में कूटेंगे, छोड़ेंगे, कूटेंगे। पुलिस को बिल्कुल सिंगल स्टाइल में कूटने का। बिल्कुल। चुनावी राजनीति, विवाद का कौन सा आकाश कब विस्तारित कर दे कौन जानता है। कर्नाटक के गुलबर्गा में निगम के चुनाव होने हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरा दमखम लगाए हुए थी, लेकिन वहीं पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने ओवैसी की पार्टी की तुलना तालिबान से कर दी थी। एमआईएम कर्नाटक तालिबान का जैसे है, मुद्दा एक ही है। तालिबान का मुद्दा, एमआईएम के मुद्दा, एसडीपी के मुद्दा एक ही है। कलबुर्गी में तालिबान नहीं चलेगा। हालांकि सीटी रवि के बयान का असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी ही भाषा में तुरंत जवाब दिया था। रवि ने आज जो गुलबर्गा को आया था, उन्होंने बताया कि एमआईएम को तालिबान से कंपेयर किया हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बारे में आपके क्या राय? बच्चा है जी, उसको कुछ नहीं मालूम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। क्या है कि बैन करो तालिबान, चलो बोलो तुम्हारे मोदी को जाके बोलो बैन करो तालिबान को, यूएपीए के टेरर लिस्ट में इनको नाम डालो। आपको बता दें कि असम में तालिबान समर्थन में पोस्ट डालने वाले 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। फेसबुक ने तालिबान समर्थन करने वाले पोस्ट को प्रतिबंधित कर दिया है। हिंदू धर्मगुरु तालिबानी सोच के साथ खड़े होने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और तालिबान वाले अफगानिस्तान तक चर्चा इतनी बढ़ती है कि देश में महंगाई के सवाल पर
जवाब होता है कि तालिबान के अफगानिस्तान चले जाओ। भारत में जिन लोगों को डर लग रहा है वो अफगानिस्तान चले जाए, वहाँ पेट्रोल डीजल भी सस्ता है, तब भारत की खूबी का पता चलेगा कि महंगाई चरम सीमा पे है। अपने नहीं तो तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आपके अफगानिस्तान में अपने देश की बात पेट्रोल 50 रुपए है, वहाँ भरवा के लाओ, वहाँ भरवाने वाला कोई नहीं है। अपने 111 रुपए से ऊपर शांति तो है कम से कम। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, दो लहर आ चुकी है। आप बताइए, आप सम्माननीय पत्रकार हैं, आप पेट्रोल की बात कर रहे हो, किस हालत से देश गुजर रहा है। तालिबान राजनीति में एक ऐसा शब्द बन गया है जिसका इस्तेमाल अपने अपने हिसाब से लोग कर रहे हैं, कहीं वार के लिए, कहीं बचाव के लिए, कहीं किसी के नुकसान के लिए और कहीं अपने फायदे के लिए। आज तक ब्यूरो। जावेद अख्तर के बयान के दो एंगल हैं, तालिबान और संघ। लेकिन बॉलीवुड से एक और शख्सियत ने तालिबान के समर्थकों को आईना दिखा दिया है। नसीरुद्दीन शाह ने भारतीयों से पूछा कि तालिबान के नाम पर इतनी हमदर्दी क्यों। जाहिर है नसीर का यह बयान कट्टरपंथियों को कलेजे तक में चुभ गया। बहुत तालिबानी यहाँ भी है, हिंदू भी तालिबानी होते हैं। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। क्रूरता उनके यहाँ है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को मारा नहीं। जितने AK-47 उनके पास नहीं होंगे, उससे 2 गुना तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के माफियाओं के पास है। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए। अब जहाँ तक तालिबान का मसला है, इसने तो हुकूमतों को हैरान कर दिया है। वो इस माना कर के अमेरिका जैसी सुपर ताकत 20 साल तक उनको फना करने में, तबाह करने में लगी रही, लेकिन वो अपना नुकसान करती रही। हमारे देश में चर्चाए तालिबान का ये चैप्टर जब एक नए मोड़ से गुजर रहा है, तब अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान की साजिश की अलग प्रेम गाथा चल रही है, जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हामिद काबुल पहुंचते हैं। भारत में आतंकी धमाका प्लान करने वाली ISIS का मुखिया तालिबान की सरकार बनने से पहले अफगानिस्तान में चाय की चुस्कियां लेता दिखता है। लेकिन भारत के लिए सजग रहने वाली इन तस्वीरों से उलट चर्चाए तालिबान में मुरीद होकर बिछ जाने वाले चेहरे, क्या अब अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के दिखाए आईने में अपना चेहरा देखना चाहेंगे? तालिबान जब अफगानिस्तान में अपने कब्जे का जश्न मनाते हैं, तो भारत में भी एक ऐसा वर्ग तुरंत खड़ा होने लगता है, जिसे तालिबानियों में आजादी के मतवाले नजर आने लगते हैं, जो तालिबानी सोच के तहत महिलाओं की शिक्षा की वकालत भारत में करने लगते हैं, जो सोचते हैं कि तालिबान ने जो किया वो सही किया है। ऐसा वर्ग भी हमारे देश में इसी हफ्ते सामने आ गया, जैसे जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया अरशद मदनी, जो तालिबानी फरमान की तरह चाहते हैं कि लड़के लड़कियां अलग अलग पढ़ें, जो बच्चों के साथ पढ़ने में नैतिकता कम होने की दलील देते हैं और कहते हैं कि अनैतिक आचरण से दूर रहने के लिए सह शिक्षा को खत्म किया जाना जरूरी है। गैर मुस्लिमों को भी लड़के लड़कियों की साथ शिक्षा का विरोध करना चाहिए। इन्हीं लोगों को तालिबान के नाम पर अपने अपने कुत्सित विचारों को उगलने का मौका मिला, तो नसीरुद्दीन शाह ने तलखियत के साथ सीधे पूछा कि चाहते क्या हैं ये लोग। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए, या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। संभव है कि नसीरुद्दीन शाह अपने इस बयान से भारत के मुस्लिमों में तालिबान के जरिए
अपनी बात कहने वालों को सावधान करना चाहते हैं और पूछते हैं कि जैसे शरीयत का कानून, महिलाओं को शिक्षा और नौकरियां, 3 तलाक जैसी बातें जो दुनिया में खत्म होने की कगार पर हैं, वो अफगानिस्तान में अब देखने को मिल सकती हैं। तो क्या इन्हीं बातों को अब तालिबान का समर्थन करने वाले भी भारत में चाहते हैं? हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। नसीरुद्दीन शाह की इन खरी खरी बातों को सुनना और समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शुरुआत हमारे देश में धीरे धीरे तालिबान की जीत में अमेरिका के विरोध के नाम पर धर्म की जीत के चश्मे से देखने का काम शुरू हुआ। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अजमत को सलाम करता है, आपकी जुरत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। अब जहां तक तालिबान का मसला है, इसने तो हुकूमतों को हैरान कर दिया है। वो इस माना कर के अमेरिका जैसे सुपर ताकत 20 साल तक उनको फना करने में, तबाह करने में लगी रही, लेकिन वो अपना नुकसान करती रही और कतर में बैठ के समझौता करके अपने फौजियों को बाहर बुला लिया। तो गोया अमेरिका जैसी ताकत गोया अपने को शिकस्त और हार मान रही है। ऐसी सूरत में ये मुट्ठी भर तालिबान जो के 60-65 हजार हैं, 3.5 लाख अफगान की फौज जो अमेरिका की तरबियत और ट्रेनिंग दी हुई थी, वो उनका मुकाबला नहीं सकी, सरेंडर कर लिया। तो कुछ न कुछ तो बात है उन तालिबान में। और तालिबान के कब्जे पर अपना प्रेम दिखाने वाली ये सोच तब और आगे बढ़ी जब भारत में भी लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने के विरोध में अरशद मदनी की बातों का समर्थन करने लोग बढ़ने लगे। स्कूल लेवल तक तो कोई एजुकेशन में कोई हरज नहीं है, लेकिन हाँ कॉलेज लेवल पर इस पर सबको सोचने की ज़रूरत है कि किस तरीके से एजुकेशन को इस तरीके से सिस्टमाइज किया जाए कि लड़के और लड़की दोनों तालीम भी हासिल कर लें और उसमें कोई मसाइल भी ना पैदा हों जो आए दिन पैदा होते हैं। माहौल खराब हो रहा है गलत मलत तालीम की वजह से। धीरे धीरे उसी सोच को समर्थन देने की बात कही जाने लगी जो तालिबान अब अफगानिस्तान में लागू कर रहा है। तो जरूरी है कि विरोध इसका समय रहते हो, वरना चर्चाएं तालिबान से शुरू हुआ ये खेल समाज के भीतर फिर से उसी सोच को पैर पसारने देने जैसा होगा जिससे आजादी दिलाने में बड़ा वक्त लगा है। आज तक ब्यूरो।